आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पिछला क्लास में प्रांतीय स्वायत्त राजवंश और इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया था, जिनमें से सबसे पहला टॉपिक था हमारा अवध राज्य। अवध राज्य की राजधानी लखनऊ थी। फिर हमने पढ़ा हैदराबाद। हैदराबाद के जो संस्थापक थे वो थे चिंग्लिस खान और इसको बोला जाता है निजामुल मुल्क। फिर हमने कर्नाटक को पढ़ा। कर्नाटक के जो संस्थापक थे वो थे शहादतुल्ला खां। और फिर कर्नाटक से संबंधित जो युद्ध हुआ था वो था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, फिर द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में डुप्ले को आपको याद रखना है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध एक्स लास चैपल के संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध ये पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। फिर हमने मैसूर के बारे में पढ़ा। मैसूर के जो संस्थापक थे वो थे हैदर अली। हैदर अली काफ़ी योग्य शासक थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें हैदर अली लगभग जीत जाता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ हद तक जीत हासिल कर लेता है कौन? हैदर अली। उसके बाद जब संधि होता है तब हैदर अली ने ही कुछ जो शर्त वगैरह रहता है वो हैदर अली के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो अंग्रेज नहीं मानता है हैदर अली के शर्तों को, जिस कारण से होता है दूसरा मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें हैदर अली मारा जाता है। फिर टीपू सुल्तान आता है। टीपू सुल्तान इस युद्ध को आगे बढ़ाता है और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता है आपका श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त, और इसमें टीपू सुल्तान पराजित होता है। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान भी मारा जाता है। फिर हमने पंजाब राज्य को पढ़ा था। इसके संस्थापक थे रंजीत सिंह। राजधानी था लाहौर। चलिए, इतना सारा चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। फिर एक कुछ युद्ध भी था यहाँ पे, जैसे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर के संधि के तहत समाप्त हुआ और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हमने कंप्लीट किया था। चलिए अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं बंगाल। देखिए बंगाल, तो केंद्र सत्ता की बढ़ती कमजोरी का लाभ उठाकर मुर्शिद कुली खां एवं अलीवर्दी खान ने बंगाल को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। और बंगाल पर शासन करने वाले प्रमुख शासक निम्नलिखित हैं। हम लोग पढ़ेंगे एक एक शासक के बारे में। अभी आपको क्या याद रखना है इस लाइन में? इस लाइन में आपको याद रखना है कि बंगाल के जो संस्थापक थे वो थे मुर्शिद कुली खां। यही आपका एग्जाम में ऑप्शन में रहता है, मुर्शिद कुली खां। और अलीवर्दी खान भी शामिल है। इसने बंगाल की स्थापना किया था, बंगाल को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया था। ये दो नाम आपको याद रखना है। अब हम लोग बंगाल में जो प्रमुख शासक हुए उसके बारे में पढ़ना है, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट है आपका मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, तो औरंगजेब के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो औरंगजेब के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। फिर 1717 एडी में फर्रुखसियर ने उसे बंगाल का दीवान घोषित किया। दीवान यानी कि एक प्रकार का मंत्री जैसा पद। तो सबसे पहले बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, सूबेदार नियुक्त किया गया। किसको किया गया? मुर्शिद कुली खान को। उसके बाद 1717 में फर्रुखसियर ने इसको बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। किंतु मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करके स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। तो ये काम मुर्शिद कुली खान कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी किससे बनाया? तो याद रखना है मुर्शिदाबाद। ढाका से कहाँ ले आया? मुर्शिदाबाद। और स्वतंत्र राज्य की घोषणा किया।
यानी कि बंगाल का स्थापना करता है, सिंपल सा समझ लीजिए। और राजधानी क्या है? तो मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान के शासनकाल में 3 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने, और दूसरा एवं तीसरा विद्रोह क्रमशः शुजात खान एवं नजात खान ने किया था। ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पढ़िए समझिए। फिर 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठा। शुजाउद्दीन अब शासक बनता है। तो मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन शासक बना और यह मुर्शिद कुली खान का दामाद था। इसके पश्चात इसका बेटा सरफराज खान गद्दी पर बैठा और इसका कार्यकाल 1 वर्ष तक ही रहा। देखिए, मैंने एक सीक्वेंस को मेंटेन किया है, हालांकि ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है आपका एग्जाम के लिए। कौन सा शासक मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, ये हमने एक सीक्वेंस को मेंटेन करने का कार्य किया है, ताकि आपको जितना सारा इंसिडेंट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान की जब मृत्यु होती है तब इसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठता है। यहाँ पे गद्दी होगा शुजाउद्दीन जब मरा उसके बाद कौन शासक बना? तो सरफराज खान, और इसका कार्यकाल 1 साल तक ही रहा। और उसके बाद कौन आता है? तो अलीवर्दी खान। 1739 ईस्वी में अलीवर्दी खान सरफराज खान को गद्दी से हटा करके स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। और इसके समय में बंगाल पर मराठों ने रघुनाथ राव के नेतृत्व में 5 बार आक्रमण किया था। और फिर अलीवर्दी खान के शासनकाल में ही अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के निकट फोर्ट विलियम का किला बनाया जाने लगा था। तो हमने एक सीक्वेंस को यहाँ पे मेंटेन किया है। आपको इसमें याद क्या रखना है? सबसे पहले याद रखना है मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान। ये लाइन जो हमने पढ़ा था, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, दो नाम आपको याद रखना है। मुर्शिद कुली खान के द्वारा बंगाल की स्थापना किया जाता है और राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया जाता है। कहाँ से? तो ढाका से स्थानांतरित करके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद शुजाउद्दीन शासक बना, फिर अलीवर्दी खान बना और अलीवर्दी खान के शासनकाल में ही अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता के निकट फोर्ट विलियम का किला बनाया जाने लगा था। ये लाइन तो आप याद रख लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिराजुद्दौला। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके टाइम पे होगा प्लासी का युद्ध। देखिए, अलीवर्दी खान के बाद उसका नाती कौन? सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। देखिए, नवाब बोलिए या फिर राजा बोलिए या शासक बोलिए, सेम चीज़ है। बंगाल में जो शासक बन रहा है उसको नवाब बोला जा रहा है यहाँ पे। इसके नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच षड्यंत्र और झगड़े शुरू हो गए। किसके? तो अलीवर्दी खान के। अलीवर्दी खान गलती बोल दी, अलीवर्दी खान ने ये सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान के बाद जो शासक बना या फिर जो नवाब बना वो कौन था? यही सिराजुद्दौला। जैसे ही ये शासक बना या फिर नवाब बना तो इसके परिवार के सदस्यों के बीच कुछ झगड़ा शुरू हो गया। क्लियर है? अब इन साजिशों ने अंग्रेज कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। तो अंग्रेज यही चाहते थे, 2 जन लड़े और फ़ायदा खुद उठा ले, है ना। 2 के बीच में तीसरा कोई बाजी मार लेता है। तो जब इसके परिवारों के बीच कुछ झगड़ा चल रहा था तब अंग्रेज यहाँ पे आके बंगाल में अपना जो काम था वो करना प्रारंभ किया। तो काम क्या करने लगा अंग्रेज? तो अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के किलेबंदी का विस्तार आरंभ किया। किलाबंदी, नीचे लाइन पढ़ लीजिए। तो अंग्रेज कंपनी नवाब की किसी बात पर ध्यान दिए बिना अपनी मनमानी करती रही। अंग्रेजों का जो नीति था
वो यहाँ पे करता रहा और किलेबंदी का काम प्रारंभ कर दिया। कंपनी ने अपनी किलेबंदी तथा मुफ्त व्यापार की नीति जारी रखी। तो किलाबंदी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, किलाबंदी मतलब क्या होता है। मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि हम बोल सकते हैं कि सैन्य इमारत बनवाना, बड़े बड़े सैन्य इमारत बनवाना, ताकि कोई भी यहाँ पे आक्रमण ना कर सके। एक प्रकार से सुरक्षा के लिए ये चीज़ किया जाता है। जो किलाबंदी किया जाता है वो सुरक्षात्मक दृष्टि से किया जाता है, ताकि कोई भी पड़ोसी देश का दुश्मन हो गया वो आक्रमण ना कर सके। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे किलेबंदी का कार्य प्रारंभ कर दिया, अपनी मनमानी करता रहा और मुफ्त में व्यापार की नीति जारी रखा। तो नवाब हो गए, यहाँ का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा। यहाँ का जो नवाब था ना, क्या नाम था, तो सिराजुद्दौला। देखिए एक जगह नाम हम लोग पढ़े थे शुजाउद्दौला और यहाँ पे है सिराजुद्दौला, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शुजाउद्दौला जो था वो अवध का नवाब था। कहाँ का? अवध का। लेकिन सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है। चलिए, तो हम लोग, मैंने आपको बताया कि सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला अवध का नवाब है और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है। तो सिराजुद्दौला अब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होबे करेंगे, क्योंकि अंग्रेज कुछ ज़्यादा ही अब शासन कर रहा है, वो भी इसके राज्य में। तो सिराजुद्दौला क्या किया, बहुत ख़तरनाक काम किया, और जो किया बहुत अच्छा किया। सिराजुद्दौला, ये नाम आपको याद रखना है, मैं बार बार लिख रहा हूँ। देखिए, नवाब ने क्रुद्ध होकर कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया तथा 20 जून 1756 को कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया। तो ये सब तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ ये है ब्लैक होल की घटना, जो होता है आपका 20 जून 1756 को। ये डेट के साथ आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, तो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था J.Z. हॉलवेल, इसके अनुसार J.Z. हॉलवेल के अनुसार क्या बताया गया है कि नवाब जो था यहाँ का सिराजुद्दौला, उसने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज़ों को पकड़ करके एक 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। एक मतलब छोटा सा रूम था, मतलब कोठरी था, अब रूम समझ लीजिए आप, छोटा सा कोई कोठरी होगा, और उसमें 146 अंग्रेज़ों को ठूस ठूस के पूरा दिया भर के। और इसका शेप भी हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, जो था आपका 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी, इतना मतलब इतना बड़ा जो कोठरी था उसमें दिया बंद करके। फिर क्या होगा, फिर अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे, है ना। ये जो हॉलवेल है ना, ये बताने वाले, ये खुद वहाँ पे कैद थे, ये जिंदा बचे, और वही उन्हीं के द्वारा ये बताया गया है कि 20 जून की रात को 146 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया गया था उस कोठरी में, और जब नेक्स्ट डे हुआ तो पता चला सारा का सारा लोग मर चुका है। कौन कौन बचा था, तो एक हॉलवेल और इसके साथ सिर्फ 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। इतिहास में इस घटना को ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो ये था ब्लैक होल की घटना, और ये था आपका सिराजुद्दौला, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अभी है प्लासी का युद्ध, जो होता है 1757 में, 1757 में, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो युद्ध है ना, इसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है, अंग्रेज़ों की जीत होती है, लेकिन ये युद्ध नहीं है, ये एक प्रकार का छल है, छल है, छल। प्लासी का छल इसको बोल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें धोखे से मारा जाता है किसको, सिराजुद्दौला को। और गद्दारी और धोखेबाज इंसान जो रहता है वो रहता है मीर जाफ़र जी।
ये सिराजुद्दौला का ही सेनापति रहता है, जो धोखे से मरवा देता है अपने सेनापति को ही, यानी कि सिराजुद्दौला को ही। बाकी ये युद्ध अगर होता तो परिणाम क्या निकलता वो अभी नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि सिराजुद्दौला एक योग्य शासक था। जो इतना बड़ा काम कर सकता है तो युद्ध भी तो कर सकता होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध से पहले ही इसको षड्यंत्र रचवा करके मार दिया गया था। और षड्यंत्र नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला को अपना सेनापति मीर जाफ़र पर भरोसा भी था। पढ़ते हैं पूरा कहानी को, समझ में आएगा। देखिए, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। पहला इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है ये। तो 1757 को बंगाल के नवाब नाम है सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच में लड़ी गई थी। सिंपल सा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब में प्रमुख कौन था? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का सेनापति था और ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीडर था वो कौन था इस युद्ध में? तो रॉबर्ट क्लाइव। ये आपको याद रखना है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफ़र तथा राजा दुर्लभ राय ने किया था। बस यहीं पे हो गया खेला। ये जो इसका सेनापति है सिराजुद्दौला का मीर जाफ़र और राजा दुर्लभ राय, ये दोनों ही अंग्रेजों से मिल चुके थे। देखिए, प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफ़र और दीवान दुर्लभ राय अंग्रेजों से मिल चुके थे, यानी कि अंग्रेजों का चमचा बन चुके थे। अतः युद्ध से पूर्व ही यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, वरन एक विश्वासघात था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघाती सेनापति मीर जाफ़र के पुत्र मरीन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। अंत में अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। देखिए हुआ क्या था। ये जो था मीर जाफ़र और दुर्लभ राय को हटाइए, दोनों ही अंग्रेजों से मिल चुका था, लेकिन मीर जाफ़र का बड़ा रोल है। मीर जाफ़र अपने सेनापति सिराजुद्दौला से कहता है कि आप युद्ध में क्यों आ रहे हैं? जब आपका सेनापति है यानी कि हम हैं, तो आपको युद्ध में आने की क्या आवश्यकता, आप वापस चले जाइए। तो सिराजुद्दौला वापस चला जाता है युद्ध से मीर जाफ़र पर भरोसा करके। और जब ये वापस जाता है ना, तब मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को रास्ते में ही ख़त्म कर देता है। किसके द्वारा? तो इसका बेटा मरीन, मीर जाफ़र का बेटा रहता है मरीन। तो मरीन ने मोहम्मद बेग द्वारा इसकी हत्या करवा दी, यानी कि किसी थर्ड पार्टी से इसको मारवा दिया जाता है। किसको? सिराजुद्दौला को हत्या करवा दिया जाता है। मीर जाफ़र था, उसका बेटा मरीन, और मरीन ने ही मोहम्मद बेग का सहारा लिया उसको मारने के लिए। किसको? सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला की इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है। और मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल तो चुके थे, तो मीर जाफ़र का क्या डिमांड था कि अंग्रेज़ों का साथ देगा, चलो ठीक है, सिराजुद्दौला को पराजित करवा देगा। पराजित नहीं, सिराजुद्दौला को मतलब मार ही देगा, जिंदा मार देगा इसको। मीर जाफ़र ये अगर सिराजुद्दौला को मार देता है तो बदले में मीर जाफ़र को क्या मिलेगा? तो मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया जाएगा। कहाँ का? बंगाल का। और इसको नवाब बनाया भी गया। अंत में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। तो मीर जाफ़र यहाँ पे खुश हो गया, है ना। मीर जाफ़र खुश, उधर अंग्रेज़ खुश। अंग्रेज़ों के लिए क्या बड़ा चीज़ हो गया कि सिराजुद्दौला ख़त्म हो गया। मीर जाफ़र के लिए क्या बढ़िया चीज़ हो गया कि ये बंगाल का नवाब बन गया। तो ये था आपका प्लासी का युद्ध। युद्ध नहीं बोलिए इसको, ये एक षड्यंत्र था। 1757 23 जून को होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब है मीर जाफ़र। अगला बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफ़र बना। इससे पहले कौन था? ये सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद बना मीर जाफ़र।
तो मीर जाफ़र नवाब नहीं है। अंग्रेज़ किसी को भी नवाब बनाते थे, लेकिन वास्तविक शासन अंग्रेज़ों के हाथ में ही रहता था। अंग्रेज जो चाहे, मतलब जो मर्जी वो यहाँ के नवाब से या कहीं के भी नवाब से करवाते थे। अंग्रेज खुद चाहते थे कि जो वहाँ का नवाब रहे वो मेरी बातों को माने। और अंग्रेज कौन सा बात को मनवाते थे किसी से भी? तो अंग्रेज़ों को चाहिए सिर्फ पैसा, क्योंकि वो था एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो व्यापार करने के लिए आया है। तो व्यापार के मामले में हस्तक्षेप नवाब वहाँ पे नहीं कर सकता था। कौन करता था? अंग्रेज करता था। एक प्रकार से शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे तो अंग्रेज जो नवाब बनाते थे ना किसी को भी, तो वो कैसा नवाब बनाते थे? कठपुतली नवाब, जिसका डोर जो है ना वो रहता था अंग्रेजों के हाथ में। तो देखिए, मीर जाफ़र 1757 से 1760 तक। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया। बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो मीर जाफ़र अंग्रेज़ों को बोल दिया, ये क्या बोला? अंग्रेज़ों का खुद डिमांड था। तो अंग्रेज अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने लगे, यानी कि बिना टैक्स का वो आ रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। ये 3 जगह में याद रखना है। और कलकत्ता के समीप 24 परगने की जमींदारी भी प्राप्त हुई। किसको? अंग्रेजों को। प्लासी के युद्ध के उपरांत भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई और नवाब उसकी कठपुतली बन गया। शॉर्ट में, जो प्लासी का युद्ध था इसमें सिराजुद्दौला मारा गया, मर नहीं गया, मारा गया। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात अब कंप्लीट बंगाल पर किसका कब्जा हो गया है? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। और जो नवाब है यहाँ का वो नाम मात्र का नवाब है, वो कठपुतली नवाब है। यद्यपि मीर जाफ़र ने कंपनी की सहायता से ही गद्दी प्राप्त की थी, किंतु अब उसे पछतावा होने लगा क्योंकि कंपनी की उपहार और रिश्वत संबंधी मांगों से उसका खजाना खाली होने लगा। देखिए हुआ क्या था, मीर जाफ़र को तो शासक बना दिया, अब मीर जाफ़र पूरा खुश है, यह नवाब बन गया। लेकिन समय बीतता गया, मीर जाफ़र को यह एहसास होने लगा कि नवाब भले ही हम कहने के लिए, लेकिन नवाबी तो मेरा चल नहीं रहा है। और अंग्रेज अपना जो भी, यानी कि मेन हुकूमत जो है वो तो अंग्रेज़ों के हाथ में ही है। हुक्म देने का काम अंग्रेज कर रहे हैं और उसको अपना फ़ायदा चाहिए, अंग्रेज़ों को फ़ायदा लूट रहे हैं। लास्ट में क्या हुआ? शाही खजाना खाली होने लगा, यानी कि मीर जाफ़र का जितने सारे राज्य में धन था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। अब क्या होगा? तो मीर जाफ़र, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे मीर कासिम है ना, तो देखिए यहाँ पे मीर जाफ़र जो थे, जब इसका ख़जाना खाली होने लगा मीर जाफ़र का, तो ये अंग्रेज़ों से थोड़ा सा कुछ अपनी बातों को रखा कि देखिए अब इसको पछतावा होने लगा ना कि हम तो नवाब हैं नहीं, जो कर रहे हैं अंग्रेज कर रहे हैं और मेरा पैसा वैसा सब खाली हो रहा है। तो थोड़ा सा अंग्रेज़ों को बोला कि टैक्स में थोड़ा सा कमी कीजिए। हाँ नहीं, सॉरी, टैक्स का बात नहीं है, अब तो वो अंग्रेज़ से मुफ्त व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे। सिंपल सा, जब मीर जाफ़र को पछतावा होने लगा नवाब बनने से, तब अंग्रेज़ को लगा कि अब मीर जाफ़र को हटाया जाए यहाँ से, सीधा इसको हटा दिया यहाँ से। क्योंकि जब मीर जाफ़र कुछ अपना बारे में बोला अंग्रेज़ों को, तब अंग्रेज़ों को लगा कि मीर जाफ़र अब सही नहीं है, तो मीर जाफ़र को हटा दिया और किसको नवाब बनाया? तो मीर कासिम को नवाब बनाता है। अब हम लोग मीर कासिम को पढ़ते हैं। ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, मीर जाफ़र कंपनी की सहायता से गद्दी प्राप्त किया था, यानी कि कंपनी ही उसको शासक बनाया था या फिर नवाब बनाया था। लेकिन जब उसको पछतावा होने लगा और उसका ख़जाना खाली होने लगा,
तब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों को लगा, मतलब अंग्रेज़ों को लगा कि मीर जाफ़र अब सही नहीं है, ये अब अपना फ़ायदा देखेगा, इसको हटाओ। तब अब लाया गया मीर कासिम को। मीर कासिम को लाया तो कंपनी ने अक्टूबर 1760 में मीर जाफ़र के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। तो वही बात है, अब मीर कासिम से भी वही काम करवाएगा जो मीर जाफ़र से करवाता था। और अगर ये भी थोड़ा बहुत नानुकुर किया है कुछ भी, अगर ये भी थोड़ा सा नानुकुर करेगा तो इसको भी हटा दिया जाएगा। लेकिन इसने तो कम्प्लीटली अंग्रेज़ों को लॉस ही लगवा दिया। कैसे, देखिए। मीर कासिम ने नवाब बनते ही कंपनी को बर्दवान, बिंदापुर, चटगांव जिलों की जमींदारी सौंप दी। ठीक है। फिर मीर कासिम एक योग्य, कुशल, शक्तिशाली शासक था। वह बंगाल में अंग्रेज़ों के लिए खतरा बन गया। कैसे खतरा बना? तो मीर कासिम ने यह महसूस किया कि स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु धन और कुशल सेना की आवश्यकता है। अतः उसने राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त कर यूरोप के आधार पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना का गठन का प्रयास किया। सिंपल सा मीर कासिम है यहाँ पे। मीर कासिम थोड़ा राज्य के बारे में सोच रहे हैं। ये नवाब है ना, तो नवाब जैसा विचार को भी रखा। और ये एक सेना का गठन करना चाहता था। कुशल सेना होना चाहिए, थोड़ा शक्तिशाली होना चाहिए, थोड़ा भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। इस सब कदम को करना प्रारंभ किया। तो फिर से वही बात, अंग्रेज कभी चाहेंगे ऐसा होना? नहीं चाहेंगे। तो लास्ट में मीर कासिम को भी हटा दिया जाता है। तो वही ये सब बात हमने लिखा है। अनुशासित सेना का गठन का प्रयास किया। फिर इसके साथ ही नवाब 1717 ईस्वी में शाही फरमान का कंपनी की नौकरी द्वारा दुरुपयोग रोकने का प्रयास कर रहा था, जबकि इन नौकरों की मांग थी कि उनका माल चाहे आयात के लिए हो या निर्यात के लिए, उस पर कोई कर ना लगाई जाए। अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा समझिए। देखिए, ये जो शाही फरमान है ना, ये कंपनी का एक फरमान होता था। इसके तहत टैक्स में छूट मिलती थी। तो टैक्स में छूट मिलती थी और व्यापार करने का भी इसमें कुछ आदेश होता था। हाँ, देखिए, टैक्स में छूट नहीं मिलती थी, मतलब कंप्लीट टैक्स मुक्त व्यापार होता था, ये समझ लीजिए, यही होता था। शाही फरमान के ज़रिए, देखिए समझिए थोड़ा सा शाही फरमान को डिटेल्स में। जो मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर था ना, फ़र्रुखसियर, फ़ारूक, स्पेलिंग देख लीजिएगा सही है कि नहीं, सही होगा, फ़र्रुखसियर। इसने कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया गया था 1717 ईस्वी में। इसमें कहा गया था अंग्रेज़ों को कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों में आप व्यापार कीजिए और टैक्स मुक्त व्यापार कीजिए। टैक्स मुफ्त यानी कि किसी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह अधिकार दिया गया था किसके ज़रिए? तो शाही फरमान के ज़रिए ये था। यानी कि इसमें टैक्स में छूट नहीं मिलती, मतलब टैक्स में छूट नहीं है, व्यापार कीजिए बिना टैक्स का। ये था शाही फरमान 1717 का। और इसी चीज़ को कहा गया था कंपनी का मैग्ना कार्टा। हमने मिडेवल हिस्ट्री में पढ़ा था, कंपनी शासन का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ही मतलब होता है कि लिखित में कुछ अधिकार, है ना, कुछ लिखित अधिकार, वही है मैग्ना कार्टा। तो कंपनी शासन का मैग्ना कार्टा इसी को कहा जाता है। तो ये हो गया। अब जब इसको व्यापार करने का पूरा छूट मिल गया, तब कंपनी था उसको फ़ायदा भी चाहिए और टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। अंग्रेज़ों का तो पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जबकि इन नौकरों की मांग थी, है ना, जो यहाँ पे नौकरी करते थे, उन लोग का मांग क्या था कि उनका माल चाहे आयात के लिए हो या निर्यात के लिए, उस पर कोई कर ना लगाई जाए। इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब, शाही फरमान के जरिए क्या बोला गया था कि अंग्रेज़ों को
यहाँ पे व्यापार करने का आज़ादी है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा व्यापार कीजिए, और उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ क्या करता था, जितने सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते थे, है ना, जितने सारे यहाँ पे माल का मतलब माल का जो आयात होता था, निर्यात होता था, उसमें वो टैक्स वसूली का कार्य करते थे, है ना, उसमें वो टैक्स लेते थे ताकि उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अंग्रेज को पैसा ही ना चाहिए तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ के जो भी नौकर सब था, जो काम कर रहा था, उसका डिमांड था कि चाहे माल आयात के लिए हो या निर्यात के लिए, कोई भी टैक्स ना लगाया जाए। तो नवाब ने भारतीय व्यापारियों एवं सौदागरों के हितों के लिए काफ़ी सारा कार्य किया था, और उनमें से एक कार्य ये था कि कर वसूली समाप्त कर दिया। कर वसूली को समाप्त कर दिया, जो पहले भारतीय व्यापारियों को देनी होती, मतलब जो पहले भारतीय व्यापारियों को देनी होती थी। यानी कि इसने अंग्रेज़ों को लॉस लगवा दिया। किसने? मीर कासिम ने। सबसे पहले एक अनुशासित सेना के गठन के बारे में कुछ सोचा, उसका प्रयास किया। शाही फरमान का जो मिसयूज हो रहा था, अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ के जितने सारे भारतीय लोग थे, भारतीय व्यापारी सब थे, उनसे टैक्स लिया जा रहा था, तो उनको समाप्त करवा दिया। तो ये था नवाब मीर कासिम। तो इसने क्या कर दिया, जो टैक्स यहाँ पे देना पड़ता था भारतीयों को, उसको भी समाप्त करवा दिया। इस प्रकार अंग्रेज भारतीय व्यापारियों एवं अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार में समानता का अधिकार देने को तैयार नहीं थे। यहाँ पे हाँ ठीक है, चलेगा। अंग्रेज जो था भारतीय व्यापारियों को और अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार में समानता देने के लिए तैयार नहीं थे। अगर ऐसा करेगा तो अंग्रेज़ों को लॉस हो जाएगा ना। तो मीर कासिम की इन्हीं नीतियों के कारण कंपनी ने उसे हटाने का निर्णय किया और पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए, जब अंग्रेज़ों को लगा कि मीर कासिम कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है, अब ये इसको कठपुतली नवाब बनाए, लेकिन ये वास्तविक में नवाब बन रहा है ना। इसने बहुत सारा काम करवा दिया ना। यहाँ पे शाही फरमान का जो मिसयूज हो रहा था उसको रोकने का प्रयास किया, यानी कि यहाँ पे भारतीयों से टैक्स वसूल हो रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, तो ये लोग भी बोल दिया कि माल चाहे आयात के लिए हो या निर्यात के लिए, उस पर टैक्स ना लगाई जाए। तो अंग्रेज़ नहीं चाहता था कि भारतीय व्यापारियों को और अंग्रेजी व्यापारियों को समानता दिया जाए, तो समानता तो नहीं देगा, तो क्या करेगा, शासक को ही हटा दो। तो मीर कासिम को ही यहाँ से हटा दिया और मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। वही मीर जाफ़र जिसको एक बार हटाया ना, मीर जाफ़र को थोड़ा सा इसका खजाना क्या खाली हो गया, इसको हटा दिया। और इसको थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा था कि शायद हम कुछ गलत रास्ता में जा रहे हैं। तो फिर से मीर जाफ़र को यहाँ पे बुलाया गया। तो मीर कासिम हो गया, क्या हो गया, मीर कासिम कुछ नहीं, ये शासक मतलब नवाब था, अब नवाब से हट गया। अब देखते हैं हम लोग बक्सर का युद्ध किस प्रकार से होता है। तो मीर कासिम जैसे ही हटा तो मीर कासिम चला गया शुजाउद्दौला के पास। तो मीर कासिम को अंग्रेज़ों द्वारा हटाए जाने पर उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला नहीं है, शुजाउद्दौला है, ये नाम हमने 2-3 बार आपको रिपीट करवा दिया होगा अब तक। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया और उस टाइम मुग़ल शासक थे शाह आलम द्वितीय, वहाँ पे गया और सभी से मिल कर के एक समझौता किया कि अंग्रेज़ों के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब एक घमासान युद्ध होगा। युद्ध का तैयारी किया। तो बक्सर जो है ना वो बिहार ज़िले में स्थित है। तो बक्सर पहुंचा अपना सेना तेना ले करके। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना का सफल नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व कर रहा था गुरगिन खान। ये आपको याद रखना है। इधर मीर कासिम की सेना है गुरगिन खान और अंग्रेज़ों का सेना है हेक्टर मुनरो।
22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में इन तीनों सहयोगियों को कंपनी की सेना के हाथों पराजित होना पड़ा। तो अंग्रेज़ों से जीतना तो उस टाइम मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेज बहुत सारा छल कपट जो भी हो सब चीज़ों को अपनाता था युद्ध जीतने के लिए। तो 1764 का युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मीर कासिम को नवाब से हटाया गया, मीर कासिम को। तो मीर कासिम के साथ अन्याय हुआ। उधर शुजाउद्दौला के साथ अन्याय हुआ था। उधर शाह आलम द्वितीय था दिल्ली में, तो उसका भी सहायता लिया। और सहायता लिया फिर तीनों मिल करके एक सेना का गठन किया। इधर हेक्टर मुनरो था, ये अंग्रेज़ों की सेना, और मीर कासिम का सेना का नेतृत्व कर रहा था गुरगिन खान। पहुंच गया बक्सर। बक्सर में जब अंग्रेज़ों को पता लगा इतना बड़ा सेना है, तो बस युद्ध शुरू हो गया। और इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों को सफलता मिल गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। क्यों एक था? क्यों निर्णायक युद्ध था? क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को पूरा भारत में पैर जमाने का मौका मिला, पूरा का पूरा भारत में। क्योंकि इसने दो बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी, यानी कि वही अंग्रेज सेना जीत गया। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया। और बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध के विजयी सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघाती का परिणाम था। किंतु बक्सर का युद्ध अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। तो प्लासी का युद्ध तो छल था, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था ये अंग्रेज अपना सेनापति हेक्टर मुनरो के साथ था और युद्ध किया और युद्ध जीत लिया था। अब देखिए, युद्ध के बाद संधि होता है 1765 में, इलाहाबाद की संधि, ये आपको याद रखना है। इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव को भेजा गया था, रॉबर्ट क्लाइव को। यह संधि 2 चरणों में हुआ था। इसमें से पहला संधि आपका इम्पोर्टेंट है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इसमें मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, इसके बीच में हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से स्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मतलब होता है क्या, कि कंपनी को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार मिल गया। कंपनी को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार मिल गया, और जो शासन है वो वहाँ के शासक देख लेंगे। तो इस प्रकार से बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि द्वैत शासन के जनक कौन थे? तो याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैत शासन का जनक कहते हैं। और उसके बाद है इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ये नेक्स्ट 16 अगस्त 1765 को होता है। नहीं, हाँ ठीक है, 12 अगस्त को पहला संधि, और उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद 16 अगस्त को होता है इलाहाबाद की संधि। यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। इस संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस दे दिया गया, नवाब को वापस कर दिया गया। और कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई थी, और कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी। यानी कि यहाँ भी अंग्रेज को कर देने की, यानी कि टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ के जो भारतीय लोग थे उनसे तो टैक्स वसूल करते ही थे अंग्रेज, और यही तो ख़त्म किया था ना ये मीर कासिम ने, तभी तो उसको हटाया था। तो ये था हमारा आज का क्लास। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को पूरा का पूरा, देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को पूरा का पूरा बंगाल में पैर जमाने का मौका मिला, और बक्सर के युद्ध के बाद पूरा का पूरा भारत में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। बक्सर के युद्ध इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो संधि सब होता है ना, यहाँ पे ये भी रहता है मुग़ल बादशाह, मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, यानी मुग़लों का भी योगदान रहता है।
इसीलिए तो मुग़ल शासक से भी संधि हो जाता है और अवध का नवाब भी शुजाउद्दौला रहता है और अंग्रेज़ रहता है। तो ये 2 युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे चीज़ों को पढ़ा और काफ़ी सारा चीज़ों को समझा और याद भी रखा। तो इस प्रकार से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।